रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग सेटिस्फाई आवर नीड। जितनी भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। खाना हम खाते हैं तो वो भी एक रिसोर्स है, कपड़े हम पहनते हैं वो भी एक रिसोर्स है, यहाँ तक कि बुक्स भी एक रिसोर्स है, कॉपी भी एक रिसोर्स है, पेन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो इतनी सारी जो वस्तुएं हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये जितनी भी थिंग्स हैं ये किस में आएंगे? ये रिसोर्सेज में आएंगे। अब ये रिसोर्सेज हमें प्राप्त कैसे होते हैं, हमें मिलते कैसे हैं? तो इसका एक इंटरैक्ट रिलेशनशिप शो होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। फिर नेचर से जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करते हैं। अब जब इंस्टीट्यूशन फॉर्म होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो, अगर किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजी है, एक हायर लेवल पे टेक्नोलॉजी है, तो हम नेचर से एक्सेस होते हैं। हम देखते हैं भाई नेचर में क्या है, चलो देखते हैं कहीं हीरा उरा तो नहीं मिल रहा कोयले की खान में, तो फिर हम जाते हैं कोयले की खान में, ढूंढते हैं भाई यहाँ पे हमें हीरा मिल गया। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी जगहों पे हम देखते रहते हैं कि कहीं कोई रिसोर्स तो नहीं है, कहीं यहाँ पे रिसोर्स तो नहीं मिल सकता है, कहीं मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, कहीं उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, कहीं दिल्ली में मिल जाएगा। हर जगह नेचर में हर जगह देखते रहते हैं भैया हमारा रिसोर्स कहाँ है, दिखाओ हमारा रिसोर्स कहाँ है। तो वही रिसोर्स हम ढूंढते रहते हैं। फिर जब रिसोर्स मिलता है तो इंस्टीट्यूशन बनता है। जब इंस्टीट्यूशन बनेगा तो भाई कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही। अब यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं, बोले ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम रिसोर्सेज को बेसिकली एक्सेस कर पाएंगे। जब रिसोर्सेज आएंगे तो इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े बनेंगे, उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब देखो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल अगर हम हो जाएं, इकोनॉमिकली फिजिबल हो जाएं, कल्चरली एक्सेप्टेबल अगर हो जाए हमारे रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास होती है तो हम रिसोर्सेज से एक्सेस हो जाते हैं, मतलब कि रिसोर्सेज की पहुंच में चले जाते हैं। इकोनॉमिकली वो फिजिबल होता है, हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट में वो काम आता है बहुत ही ज़्यादा। कल्चरली अगर एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि अब तुमने कोई बम बना दिया तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? वो बम माना कि रिसोर्स है लेकिन वो बॉम्ब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजिकली अगर हम एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, वो हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो ही वो रिसोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है ओरिजिन पे, एग्जॉस्टिबिलिटी पे, ओनरशिप पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन सब पार्ट्स में रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक। न्यू एनसीईआरटी में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी वजह से मैं इस तरह से बता रही हूँ। ओरिजिन मतलब कि बेसिकली कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि जो खत्म होने के तहत में नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ओनरशिप मतलब कि रिसोर्सेज को ओन्ड कौन करता है, जैसे कि वो हमारे खुद के रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक कम्युनिटी के रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक नेशनल लेवल पे रिसोर्सेज हो सकते हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है 4 पार्ट में। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है डेवलप्ड, एक होता है स्टॉक, एक होता है रिजर्व। देखो, रिजर्व जो कि रिजर्व रहता है, स्टॉक जो कि स्टॉक में रहता है, बात के लिए रखा जाता है, और डेवलप्ड जो कि डेवलप्ड तो रहता है लेकिन हम शायद उस टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं। तो इसका कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको हम बस इतना याद रखेंगे कि ओरिजिन के बेस पे बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। फिर आता है कि भाई रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इस टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और हम टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज को एक्सेसिबल भी कर पाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स ना इन रिसोर्सेज का यूज बहुत ही अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। डिप्लीशन हो रहा है, हाँ डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। कैसे? हंटर्स क्या कर रहे हैं? हंटर्स जा रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। अब पेड़ भी तो हमारा एक रिसोर्स ही है, ऑक्सीजन देता है हमको, तो जा रहे हैं काट रहे हैं। अब इससे डिप्लीशन हो रहा है, और बहुत तरीक़ों से डिप्लीशन हो रहा है। कैसे? देखो, अभी ये जो रिसोर्सेज हैं क्या हो रहे हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज जा रहे हैं। बहुत सारे ग्रीडी पीपल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है।
नेक्स्ट क्या है, अब भाई रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, रिच और पुअर। अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब देखो, जब पेड़ कटेगा तो सॉइल इरोजन भी आएगा, डिग्रेडेशन भी आएगा, उसी के साथ ड्रॉट भी आएगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली तरीके से हो। यानी अगर रिसोर्सेज सबके पास इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं कि डिप्लीशन होगा, सोसाइटी डिवाइड होगी, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये ऐसा कोई सिचुएशन आएगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। उसके लिए आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें बताता है कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज का यूज़ हम बहुत ही संभाल के करेंगे, डिप्लीशन नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हमने ना अपने पिछले दादा परदादा से हमने ये उधार लिया है और ये हमें अपनी जनरेशन को देना है। तो जब हम रिसोर्सेज का यूज़ बेसिकली एक बेस्ट तरीके से करते हैं और उसको सेव करके रखते हैं, तो वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कैसे, इसके लिए रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट 1992 में रखी जाती है। तो ये जब मीटिंग होती है तो इसका एक आउटपुट निकलता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 कहता है कि सभी लोकल गवर्नमेंट जो हैं उनके खुद के लोकल एजेंडा 21 को ड्रॉ करेंगे। अब ये एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेगा। जैसे जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, ये अपना अपना एजेंडा 21 फॉर्म करेंगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च करेंगी। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भैया देखो, अगर लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आराम से हो जाएगा। तो अब इसके लिए रिसोर्सेज की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन इंडिया सम एरियाज हैव रिसोर्सेज बट सम डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे कि देखो, अभी राजस्थान में क्या है, राजस्थान में देखो रेत है, रेत बहुत ही अच्छे खासे में, मिनरल वहाँ पे मिल जाएगा अच्छा खासा, लेकिन तुम देखोगे तो वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है। ऐसे ही झारखंड का एरिया देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, तो इन सब एरियाज़ में तुम देखोगे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर पानी ही नहीं है। तो वही हुआ ना, कोई बहुत अमीर है, कोई अमीर ही नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से क्या हमें समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में देखो भैया एकदम पानी का बहार ही चलता है। राजस्थान में देखो तो एकदम सूखा पड़ा रहता है। वही बात है कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो है हमें करनी पड़ेगी फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया में कैसे किया गया, इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए 3 कैटेगरी लाई गई। पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहले हम सीआईडी की तरह जाके रिसोर्सेज की छानबीन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई रिसोर्सेज कैसे हमारे यूज में है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर लगाएंगे कि भाई कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ये रिसोर्स नहीं है, जहाँ पे डायमंड कम है, जहाँ पे वाटर कम है, तो उस एरिया को हम देखेंगे। उसके बाद उनके रिसोर्सेज को मैच करेंगे कि भाई पहले पूरा एरिया हम डिवाइड कर लेंगे कि हाँ ये राजस्थान, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गया। अब देखो ये रिसोर्स कहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज को मैच करेंगे और जहाँ पर वो रिसोर्स कम रहेगा वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिसोर्स देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा कि 50 उसके पास है तो 50 इसके पास है। कि इंडिया का प्लान क्या है, ठीक है, इंडिया का प्लान ऐसे है कि रिसोर्सेज को मैच करते हैं और देते हैं। बट भैया जब इरेशनल कंजप्शन रहता है ना, तो इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर दी एनीबडीज ग्रीड। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने एक वो दिया है स्टेटमेंट कि सबके नीड के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, सबके मतलब कि सबके नीड के लिए, लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन बाय द मासेस, अगर यही मासेस प्रोडक्शन करेंगे ना तो इन्हें पता चलेगा रिसोर्सेज का वैल्यू। जैसे कि उन्होंने वो चरखा वगैरह चलवाया था, तो वो जो मासेस जब प्रोडक्शन करेंगे ना तब उन्हें समझ में आएगा कि भाई ये जो रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, ये रिसोर्सेज हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था और बहुत सारी बुक्स में इसी स्टेटमेंट को हाईलाइट किया गया है। जैसे कि 1968 में क्लब ऑफ रोम में, 1974 में सुमेचर ने अपनी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल की बुक में इसको और भी ज़्यादा हाईलाइट किया। 1987 में ब्रेडेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट ने आवर कॉमन फ्यूचर में इसको और हाईलाइट किया। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का जो मीटिंग हुआ ही था, जिसमें आप देखते हैं कि भाई आउटपुट क्या निकलता है, एजेंडा 21 एंड एवरी लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ अ एजेंडा 21 सो दैट वी कैन सी द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली इन द ग्लोबल लेवल।
सो टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं? टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। साथियों मैंने बताया रिसोर्सेज, उसके बाद फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया कि किस तरह से रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो हम कैसे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद आउटपुट आया था। फिर मैंने बताया इंडिया में प्लानिंग क्या है। इरेशनल कंजप्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था और उसको बहुत सारी बुक्स वगैरह में हाईलाइट किया गया। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन किस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब भाई हमारा नेक्स्ट आता है कि हमने देख लिया कि रिसोर्सेज वगैरह के बारे में, फिर नेक्स्ट आता है लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है। लैंड यूटिलाइजेशन से पहले लैंड रिसोर्सेज को देखते हैं। हाँ तो देखो लैंड रिसोर्सेज जो है, लैंड का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा वेरियस पर्पस के लिए होता है। तो देखो फॉरेस्टेज के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लैंड का यूज़ होता है। लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, ये नहीं हाँ लैंड बढ़ जाएगा, तो जितना वर्ल्ड में लैंड है उतना ही है, अब वो फिर बढ़ के और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो फिर बढ़ नहीं सकता है, वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। जहाँ पर 43% प्लेन एरिया, 30% माउंटेन एरिया और 27% प्लेट्यू एरिया मिलेगा। से लैंड की रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है प्लेन्स में, माउंटेन्स में और प्लेट्यू रीजन में। फिर हम देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से हुआ है, यानी लैंड जो है वो यूटिलाइज किस तरह से हुआ है, क्या क्या है जो लैंड को यूटिलाइज करता है। तो पहला है फॉरेस्टेज। तो हमें पता है कि हमारे इस वर्ल्ड में लैंड जो है यूटिलाइज हुआ है और उसमें एक पार्ट आता है फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो कि फैलो लैंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फैलो लैंड मैं भी बताती हूँ। परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, क्योंकि अनकल्टिवेटेड हैं तो इसमें ग्रेजिंग, पेस्चर्स ये सब आएंगे। और लैंड अंडर मेसिकुलस ट्रीज एंड क्रॉप, मतलब कि अलग अलग तरह की ट्रीज एंड क्रॉप्स जो हैं वो मिक्स होकर एक लैंड को कवर करती हैं, उसको हम कहते हैं मेसिकुलस ट्री एंड क्रॉप्स। परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड इसमें आता है, क्योंकि अब कल्टीवेशन तो हो नहीं सकता, तो यही सब लैंड इसमें कैटेगराइज करेंगे। एक आता है फिर हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा तक छोड़ा जाता है, मतलब कि विच इज़ लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो मैंने बताया फॉरेस्ट। फिर हम देखते हैं कि भाई जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है वो भी लैंड हमारे पास है। फिर आगे देखते हैं। देखो फैलो लैंड वो लैंड होता है ना जो कि छोड़ा जाता है बहुत, कुछ 1 साल के लिए, कुछ और साल के लिए, जैसे 2-3 साल के लिए, कुछ 5 साल से ज़्यादा के लिए। तो एक आता है हमारा करंट फैलो जो कि देखो कल्टीवेशन तो होता है। फैलो लैंड वो होता है जहाँ पे कल्टीवेशन तो होता ही है, लेकिन कितने साल तक नहीं होता। तो करंट फैलो में 1 साल तक नहीं, अदर देन करंट फैलो में जो है 1 से 5 साल के बीच में होता है। तो अभी मैंने बताया कि किस तरह से फैलो लैंड में 2 कैटेगरी आती है, एक होती है करंट फैलो, एक होती है अदर देन करंट फैलो। इसमें हम देखते हैं कि भाई लैंड कल्टीवेशन होता है लेकिन कुछ साल के बाद होता है। जैसे करंट फैलो में 1 साल के बाद होता है और अदर देन करंट फैलो में 1 साल के 5 साल के बीच में होता है। अभी एक मैंने यहाँ पे बताया कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होता है उसमें 5 साल से ज़्यादा के बाद कल्टीवेशन हम करते हैं। फिर आता है हमारा नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया यानी 1 ईयर में कितने क्रॉप्स को हमने उगाया है, उसके बाद उनको हार्वेस्ट किया, स्टोर किया है, वो हमारा नेट जोन एरिया आता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया तो ये क्या करता है, नेट जोन एरिया को तो रखता ही है, साथ में एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर इसको भी रखता है, यानी 1 साल के बाद कितने एरियाज़ में क्रॉप जो है वो उगते हैं उसको भी ये रखता है, यानी कि अपने पार्ट में इसको भी रखता है। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया और नेट जोन एरिया में यही डिफरेंस है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ है फॉरेस्टेज में, लैंड जो है अनकल्टिवेटेड जो छोड़े जाते हैं उनके बीच में हुआ है, कल्टिवेटेड लैंड के बीच में हुआ है, फैलो लैंड के बीच में हुआ है, बहुत सारे कैटेगरी में हुआ है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड में हम देखते हैं कि पैस्चर लैंड, वेस्ट लैंड और मेसिकुलस ट्रीज एंड क्रॉप्स लैंड आते हैं, लेकिन कल्टिवेटेड लैंड में हम क्या करते हैं, क्रॉप सोन करते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कल्टिवेटेड लैंड होते हैं जिनको हम 1 साल के बाद करते हैं, जिनको हम 5 साल के बाद करते हैं, जिसको 1 साल के 5 साल के बीच में करते हैं। फिर नेट जोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा पार्ट 1। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. I will upload next part as soon as possible. Thank you so much.